अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे हमारा जो है डीएम सेशन चल रहा है, ठीक है। सो आज के जो है हम आज के इस लेक्चर में हम डेंटल कास्टिंग इन्वेस्टिंग मटेरियल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो कौन से इन्वेस्टिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो कास्टिंग वाला चैप्टर जो है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। वो आपके जो डीएम की बुक है उसमें जस्ट 3 पेजेस का है, और उसमें आपको सिर्फ मैं कास्टिंग का प्रोसीजर बताऊंगी, ठीक है। बाकी जो मेन चैप्टर है ना कास्टिंग का, उसमें जस्ट आपको स्टेप बताऊंगी मैं, ठीक है, जो कि जस्ट 15 मिनट का मैं लूँगी लेक्चर, ठीक है, कास्टिंग वाला। बाकी जो मेन चैप्टर है उसके जो मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं डेंटल कास्टिंग में, जो इन्वेस्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, वो मेन टॉपिक है, ठीक है। इसमें जस्ट आपको मैं स्टेप बताऊंगी कास्टिंग के, वो मैं बता दूंगी, 15 मिनट का चैप्टर डन कर दूंगी डेंटल कास्टिंग। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम वो मटेरियल पढ़ेंगे जिसमें वो इन्वेस्टिंग मटेरियल पढ़ेंगे जो डेंटल कास्टिंग में यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊँ तो ये वो मटेरियल है जो कि हम यूज़ करते हैं मोल्ड बनाने के लिए, ठीक है। इन्वेस्टिंग मटेरियल ये कौन से मटेरियल है? ये वो मटेरियल है जो कि सूटेबल होते हैं, जिससे हम जो है फॉर्म कर सकते हैं मोल्ड, ठीक है। और उस मोल्ड में फिर हम क्या करते हैं, जो मोल्टन मेटल होता है, ये जो एलॉय होता है, ठीक है, फिर उसको हम कास्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जो मोल्ड बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है ना, ठीक है, वो कौन से मटेरियल होते हैं? इन्वेस्टिंग मटेरियल, ये वो मटेरियल होते हैं, ठीक है। जब ये मोल्ड बन जाता है उसके बाद जो भी हमने कास्ट जिस चीज़ का भी बनाना है, चाहे वो एलॉय का या किसी मोल्टन मेटल का बनाना है, ठीक है, जो भी है XYZ, तो वो जाके उसमें हम पोर कर देंगे। उस तरह से वो कास्ट हमें मिल जाएगी जो भी हम चाह रहे हैं, जिस चीज़ की भी कास्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल जो है ना, अब आप खुद सोचें, अब ये ऐसा मटेरियल जिससे हमने कोई ऐसा मोल्ड बनाया है, ठीक है, जिसमें बाद में हम कोई एलॉय या कोई मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं, फिर तो आप खुद सोचें वो जो मोल्टन मेटल होगा या जो वो एलॉय होगा, एलॉय क्या है, डिफरेंट मेटल्स को जो मेल्ट करके मीन मोल्टन मेटल हम कह रहे हैं, ठीक है। तो खुद सोचे वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा। तो हमें कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जिसका टेम्परेचर जो कि हाई टेम्परेचर को क्या कर सके, विथस्टैंड कर सके। ये एक सेंस होता है, ठीक है। तो मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े कि जी हाँ मैम हम समझ गए। जो आपने पहली डेफिनेशन बताई तो उसमें आपने हमें यही कहा कि कोई भी जो मोल्ड बनाते हैं हम, जिस मटेरियल से हमें मोल्ड, ऐसा मटेरियल जिसे हम मोल्ड बनाते हैं और जिसमें हम फिर पोर करते हैं जिस चीज़ की भी हमें कास्ट चाहिए, ठीक है, जो भी हमें रिक्वायर्ड है, तो वो मोल्ड मतलब मेल्ट करके हम डालते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर उसका टेम्परेचर भी हाई होगा। तो वो ऐसा मटेरियल होना चाहिए, वो इन्वेस्टिंग मटेरियल, ताकि वो उस टेम्परेचर को भी स्टैंड कर सके, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट वही लिखा हुआ है कि दीज मटेरियल कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब आपको ये हमेशा याद रहेगा, इसमें कोई रटने की बात है ही नहीं, ठीक है। यही MCQs आते हैं। अगर आपने जिस तरह से मैं समझा रही हूँ इस तरह से समझ लिया ना कॉन्सेप्चुअल वाइज, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, और इन इन्वेस्टिंग मटेरियल को हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल कह लो। अब ये जो अगर जनरली मैं आपको बताऊँ तो बेटे जो इन्वेस्टमेंट है ना, मतलब आप किसी चीज़ में, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना मोल्ड बनाने के लिए, आप उसमें मटेरियल को इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाइक हम कहते हैं कि हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, वो तो अलग चीज़ है जो आप लोग इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। यहाँ पे हम मोल्ड को बनाने के लिए मटेरियल को इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मटेरियल के लो या रिफ्रैक्टिव मटेरियल के लो, जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो मिक्सचर होता है। जाहिर सी बात है जो मटेरियल होता है ना, वो मिक्सचर होता है। अच्छा, 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स का, 3 मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मटेरियल का एक मिक्सचर होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब वो कौन सा होता है? फर्स्ट रिफ्रैक्टिव मटेरियल होता है, ठीक है, और सेकंड क्या होता है, बाइंडर मटेरियल होता है, और थर्ड अदर केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपने याद रखने, ठीक है। MCQs आता है, BCQs आता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मिक्सचर होता है कितने टाइप्स का, 3, 2, 4, 5, तो आपने 3 पे टिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये नाम भी आपने याद रखने, वाइवा में भी पूछते हैं ये। अच्छा, तो अब जो मैंने आपको 3 टाइप बताए कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ का मिक्सचर होता है। जल्दी से बताएं कौन से? रिफ्रैक्टिव मटेरियल, बाइंडर मटेरियल और अदर केमिकल्स। मेरे साथ बोलेंगे तो आपको फ़ौरन यहाँ पे याद भी होता रहेगा। अच्छा, तो अब 1 बाय 1 हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव मटेरियल को पढ़ते हैं, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव मटेरियल में क्या हो सकता है। तो ये बेटे ये एक फॉर्म होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, ठीक है।
सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक फॉर्म होती है, आपने याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव मटेरियल क्या होती है, अ फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और उसमें क्या आ जाता है, क्वार्ट्स हो गए, ट्राइडामाइट हो गया, क्रिस्टोबिलाइट हो गया और मिक्सचर ऑफ दीज, मतलब इनका या तो ये तीनों हो सकते हैं या इनका मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, मैंने आपको बता दिया रिफ्रैक्टिव मटेरियल में क्या होता है, किस तरह से बना होता है। तो रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो है ना फॉर्म होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, लाइक सच एज ट्राइडामाइट, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबिलाइट, ये इनका मिक्सचर, ठीक है। ये पता होना चाहिए, वाइवा में भी पूछते हैं और आपके बीसीक्यूज में भी आता है। अब इनका फंक्शन क्या है, आपने कहा ठीक है मैम हम समझ गए रिफ्रैक्टिव मटेरियल क्या होता है, लेकिन इन मटेरियल्स, इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ये जो आपने इसकी फॉर्म बताई है ट्राइडामाइट, इनका फंक्शन क्या है। तो मैं बोलूँगी बेटे इनका फंक्शन ये है कि ये विथस्टैंड कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को। जो अभी इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप मोल्टन मेटल या एलॉय को डालते हैं तो उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो आपने कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करना होता है जो कि विथस्टैंड कर सके हाई टेम्परेचर के साथ। तो वो जो विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर जो एबिलिटी है ना इन मटेरियल की, वो इन्हीं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बदौलत होती है। तो अब आप बोलेंगे जी मैम अब हमें समझ आ गया। अब अगर वाइवा भी पूछेंगे ना कि भाई कौन सा मटेरियल है जो कि एक्ट करता है विथस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर को, तो आप फ़ौरन बोल देंगे रिफ्रैक्टिव मटेरियल। अब वो आपसे बोलेंगे कौन से होते हैं, आपने बोले सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सच एज क्वार्ट्ज, ट्राइडामाइट, क्रिस्टोबिलाइट, ये, ठीक है। तो इस तरह से फर बोलेंगे आप, और वो भी हैरान हो जाएंगे कि इन लोगों ने पढ़ा किससे, ठीक है। तो जिस तरह से पढ़ा रही हूँ उस तरह से पढ़ ली, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कास्टिंग भी कास्टिंग हमारे चैप्टर में कुछ नहीं है, उसमें परेशान नहीं होइएगा, ये मेन चैप्टर है उसका, ठीक है। कास्टिंग की जब मैं मुझे स्टेप बताने होंगे वो बता दूंगी। अच्छा, सेकंड फंक्शन देखें, और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है थर्मल एक्सपेंशन को। जो थर्मल एक्सपेंशन हो रही होती है उसको भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है। ये इसका सेकंड फंक्शन हो गया, फंक्शन भी आपने याद रखना है। उसके बाद सेकंड मटेरियल जो था वो क्या था, बाइंडर मटेरियल। तो अब आप बोलेंगे मैम बाइंडर मटेरियल क्या होता है। बेटे ये बाइंडर मटेरियल जो होता है ना, बेटे जो आपने इससे पहले जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल पढ़े, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, जिसमें ट्राइडामाइट, क्रिस्टोबिलाइट और क्वार्ट्ज बताया मैंने। तो बेटे बाइंडर मटेरियल क्या होता है, बेटे बाइंडर मटेरियल जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल होते हैं ना, वो अकेले में कोई भी सॉलिड मास नहीं फॉर्म कर सकते, कोहेरेंट सॉलिड मास नहीं फॉर्म कर सकते। तो उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, बाइंडर की। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये बाइंड करने का काम करना है, बाइंड करने का काम कर रहा है। बाइंडर मटेरियल क्या करेगा, बाइंड करने का काम करेगा। तो बेटे रिफ्रैक्टिव मटेरियल को इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये जो है ना रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो अभी ऊपर आपने पढ़ा कि फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, वो अकेले कोई भी कोहेरेंट मास की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, वो कैपेबल नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से बाइंडर मटेरियल हम डालते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में जो सेकंड मटेरियल है वो हम बाइंडर क्यों डालते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा कि हाँ मैम अब हमें समझ आ गया है कि बाइंडर मटेरियल क्यों डालते हैं। वाइवा में अगर हमसे पूछेंगे कि बाइंडर मटेरियल डालने की क्या जरूरत है, आप बोलेंगे रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो है अकेले में कोई भी कोहेरेंट सॉलिड मास की फॉर्मेशन नहीं कर पाते, ठीक है, अलोन डू नॉट फॉर्म अ कोहेरेंट सॉलिड मास। तो फिर उनको बाइंडर की जरूरत पड़ती है, इस वजह से हमें बाइंडर मटेरियल डालना पड़ता है। अब वो आपसे बोलेंगे बेटे बाइंडर कौन से बाइंडर है जो की ज़रूरत पड़ती है, तो बेटे जिप्सम हो गया, ठीक है, जो और आप जिप्सम आपने शायद यूज़ भी किया होगा, ठीक है। फॉस्फेट हो गया और इथाइल सिलिकेट हो गया, ये तीन नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये वो बाइंडर है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अदर केमिकल्स, तीसरा क्या था कि अदर केमिकल्स। अब अदर केमिकल्स में क्या आ जाता है बेटे, सोडियम क्लोराइड आ जाता है, बोरिक एसिड आ जाता है, पोटेशियम सल्फेट आ जाता है, ग्रेफाइड आ जाता है, कॉपर पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है, ये मेन नाम है। उसके अलावा स्मॉल क्वान्टिटीज़ में मॉडिफाई वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और स्मॉल मतलब ये जो है ये सारे जो आपने नाम मैंने बताए कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में डाले जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये मॉडिफाई कर देते हैं, जो वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको मॉडिफाई, उसको अच्छा कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मैंने आपको जो है ये बता दिए, ठीक है। जो मिक्स इन्वेस्टमेंट जो है मैंने बताया कि थ्री डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मटेरियल का मिक्सचर है, वो मैंने बता दिया। रिफ्रैक्टिव मटेरियल को बता दिया क्या होता है, बाइंडर क्या होता है, अदर केमिकल्स कौन से होते हैं, क्या फंक्शन है, सब बता दिया। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई इन्वेस्टमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। मतलब आप किस तरह से चाहते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। तो इजीली मैनिपुलेटेड, कि भाई इजीली मैनिपुलेट हो सके, ठीक है, हमें आसानी हो मैनिपुलेट करने में, और उसकी सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो रूम टेम्परेचर पे। ऐसे नहीं कि हम बनाने के बाद जो है ना, मोल्ड बनाने के बाद इन्वेस्टमेंट मटेरियल से मोल्ड बनाने के बाद टूट जाए तो फिर तो हमारे काम का ही नहीं है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं भाई सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे।
स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर, ये तो मेन पॉइंट है कि भाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस मोल्ड में कि हायर टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके। ऐसे नहीं कि मोल्ड बन गया उसके बाद जब हमने एलॉय मोल्टन मेटल डाली तो वो जो है ना मोल्ड टूट गया, हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर पाया और वो टूट गया। तो ऐसा कोई मटेरियल यूज़ नहीं करना, ऐसी हमें ऐसा मटेरियल रिक्वायर्ड है जो कि हाई टेम्परेचर में स्टेबल रह सके, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, सफिशिएंट एक्सपेंशन, ठीक है, मतलब एक सफिशिएंट एक्सपेंशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है श्रिंकेज आ गई या एक्सपेंशन आ गई, ठीक है। तो सफिशिएंट एक्सपेंशन होनी चाहिए, कंपनसेट फॉर श्रिंकेज ऑफ द वैक्स पैटर्न एंड मेटल, ठीक है। उसके बाद पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या है बेटे, पोरस इनफ टू परमिट द एयर और अदर गैसेस इन द मोल्ड कैविटी टू एस्केप, ठीक है। मतलब ये जो है इसमें ये पोरस होना चाहिए इनफ, ताकि ये एयर जो है और जो अदर गैसेस है वो मोल्ड कैविटी से क्या हो सके, इजीली निकल सके, एस्केप हो सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, फाइन डिटेल मार्जिन ऑन द कास्टिंग, ठीक है। स्मूथ सरफेस होगी तो फाइन डिटेल आएगी, ठीक है, ऑन द कास्टिंग पे भी। और ईज ऑफ डाइवेस्टमेंट हो गई, इनएक्सपेंसिव, सस्ता होना चाहिए। बस जो मेन पॉइंट मैंने स्टार्ट के बताए वो याद रख लीजिएगा, ये भी मैंने बता दिए, ठीक है। जो इतना जितना मैं बता रही हूँ ना उतना सुन ले। उसमें अगर वाइवा में कोई आपसे पूछेगा ना तो जिस तरह से मैंने समझाया होगा आप 3 से 4 लाइनें तो बोल ही देंगे। और वो वाइवा सिर्फ आपका नहीं लेते, पूरी क्लास का लेते हैं, ठीक है। तो फिर वो जल्दी से आगे करते रहते हैं, ठीक है। तो जितना आपको याद रहे आपने उतना बोलना है। और यूएसए BCQs EMQ में भी आते हैं ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट बेसिस पे हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम किस बेस पे पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेस ऑन द नेचर ऑफ बाइंडर की बेस पे, ठीक है। मैंने आपको बताए थे ना बाइंडर क्या होते हैं, सब याद है ना, अभी बताया है। तो अब वो जो बाइंडर मैंने आपको बताया था, जिप्सम, फॉस्फेट, ठीक है, और कौन सा बताया था, इथाइल सिलिकेट के 3 बाइंडर होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अब उसकी बेस पे जो है ना इन्वेस्टमेंट की टाइप है, ठीक है। बेस ऑन द नेचर ऑफ बाइंडर, जो बाइंडर की नेचर है ना उसकी बेस पे हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट्स क्लासिफाइड ऑन 3 टाइप्स। कितने टाइप्स में किया गया है, 3 टाइप्स में। वही जो मैंने आपको बताए थे ना कि 3 टाइप्स के वो होते हैं बाइंडर, उसी की बेस पे 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बना दिए। जिप्सम बाउंडेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जिप्सम बाउंडेड इन्वेस्टमेंट बाइंडर क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्टिव मटेरियल होते हैं वो अकेले में कोहेरेंट सॉलिड मास की फॉर्मेशन नहीं कर पाते, तो उनको बाइंडर की ज़रूरत होती है। और बाइंडर मैंने बताया था कि जिप्सम भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, इथाइल सिलिकेट भी होता है। अब हमने बाइंडर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दी है कि जिप्सम बाउंडेड इन्वेस्टमेंट जिसमें जो है जिप्सम एज अ बाइंडर यूज़ हो रहा होगा, और फॉस्फेट बाउंडेड इन्वेस्टमेंट जिसमें क्या होगा, फॉस्फेट एज अ बाइंडर यूज़ हो रहा होगा। और इथाइल सिलिकेट बाउंडेड इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, जिसमें इथाइल सिलिकेट एज अ बाइंडर यूज़ हो रहा होगा, ठीक है बेटे। तो ये तो आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको इसकी मज़ीद प्रॉपर्टी बताती हूँ। जिप्सम बाउंडेड इन्वेस्टमेंट जो है ना ये यूज़ होता है फॉर कास्टिंग गोल्ड एलॉय, मतलब अगर आप गोल्ड एलॉय की कास्टिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप जिप्सम बाउंडेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो विथस्टैंड कर सकते हैं टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अप टू 700 डिग्री सेल्सियस तक विथस्टैंड कर सकते हैं। टेम्परेचर लाजमी याद रखना है। दूसरा यूज़ लाजमी याद रखना है कि भाई जिप्सम बाउंडेड इन्वेस्टमेंट किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर कास्टिंग गोल्ड एलॉय, और विथस्टैंड कर सकते हैं टेम्परेचर अप टू 700 डिग्री सेल्सियस, मेन पॉइंट है। उसके बाद सेकंड, फॉस्फेट बाउंडेड इन्वेस्टमेंट किस लिए यूज़ होते हैं बेटे, ये मेटेलिक सिरेमिक एंड कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय, ठीक है। जो मेटेलिक सिरेमिक एलॉय होते हैं और कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय होते हैं, ये उसमें यूज़ होता है कौन सा, फॉस्फेट बाउंडेड इन्वेस्टमेंट। और ये कितने टेम्परेचर तक कर सकता है विथस्टैंड, तो विथस्टैंड हायर टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर तक को विथस्टैंड कर सकता है, मतलब 700 डिग्री सेल्सियस से भी हायर टेम्परेचर को ये विथस्टैंड करेगा, ठीक है। इथाइल सिलिकेट बाउंडेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव टू द फॉस्फेट बाउंडेड इन्वेस्टमेंट फॉर हाई टेम्परेचर कास्टिंग। अब ये जो इथाइल सिलिकेट बाउंडेड इन्वेस्टमेंट है ना ये हम एज अ अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। जो फॉस्फेट बाउंडेड इन्वेस्टमेंट है ना उसके अल्टरनेटिव हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, इथाइल सिलिकेट बाउंडेड इन्वेस्टमेंट। ये पता है BCQs में भी आया था कि भाई फॉस्फेट बाउंडेड इन्वेस्टमेंट का अल्टरनेटिव कौन है, तो इथाइल सिलिकेट, ठीक है। और ये क्यों करते हैं, फॉर हाई टेम्परेचर कास्टिंग, जब हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कास्टिंग रिक्वायर्ड हो तब हम करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपली यूज इन द कास्टिंग बेस मेटल एलॉय पार्शियल डेंचर, ठीक है।
बेस मेटल एलॉय पार्शियल डेंचर जब हमें उसकी कास्टिंग करनी होती है तो हम इथाइल सिलिकेट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक तो आपने ये यूज़ याद रखना है, ठीक है, और टेम्परेचर याद रखना है, ठीक है, और ये BCQ का जो मैंने क्वेश्चन बताया ये याद रखना है। अच्छा, अब वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको जस्ट इंट्रो दिया है, अब हम वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जिप्सम बाउंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये भाई गोल्ड एलॉय कास्टिंग इन्वेस्टमेंट यूज़ होता है, ठीक है। ये तो आपको वही लाइन है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि ये उसमें यूज़ होता है। अब इसको जो है अगर मैं आपको बताऊं बेटे, इसको जो है मज़ीद क्लासीफाई किया गया है, अगेन क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब टाइप 1 का यूज़ क्या है और उसकी जो है कंपनसेशन फॉर एलॉय कास्टिंग श्रिंकेज क्या है, ये आपने याद रखना है। मैं आपको बता देती हूँ, टाइप 1 जो है वो कास्टिंग ऑफ इनले और क्राउन्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और उसकी क्या है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये कंपनसेशन है। और बाकी टाइप 2 क्या है, कास्टिंग इनले, ऑनले और क्राउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन अचीव बाय इमर्सिंग द इन्वेस्टमेंट रिंग इन अ वार्म वाटर बाथ। मतलब जो टाइप 2 है ना, उसमें क्या करते हैं हम, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन अचीव करने के लिए ना जो इन्वेस्टमेंट ड्रिंक है ना उसको वार्म वाटर बाथ में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें अचीव हो जाती है हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। तो ये किस में होता है, टाइप 2 में होता है, BCQ में भी आ सकता है, YY भी पूछ सकते हैं। और टाइप 3 जो है कास्टिंग गोल्ड एलॉय में के लिए यूज़ करते हैं, और ये क्या होता है, ये थर्मल होता है, ठीक है। तो ये सारी कंपनसेशन है कि भाई एलॉय कास्टिंग श्रिंकेज के लिए कौन सी कंपनसेशन है, टाइप 1 की, टाइप 2 की, टाइप 3 की, तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। BCQ में टाइप 2 वाला आया था, ठीक है, टाइप 3 वाला भी आ सकता है, टाइप 1 वाला भी आ सकता है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद अच्छा बेटे, ये जो है ना जिप्सम बाउंडेड इन्वेस्टमेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीन कॉम्पोजिशन है, 65 to 75% जो है ना क्या होते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टोबलाइट होते हैं। और ठीक है, या तो क्रिस्टोबलाइट हो सकता है या क्वार्ट्ज हो सकता है, या इन दोनों का क्या हो सकता है, ब्लेंड ऑफ द टू, मतलब मिक्सचर भी हो सकता है। और 25 से 45% क्या होता है, कैल्शियम, अल्फा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि जिप्सम है तो ये तो होगा ही। और 2 से 3% क्या होता है, केमिकल मॉडिफायर होता है। परसेंटेज याद रखनी है, जो मैंने कॉम्पोजिशन बताई है ये याद रखनी है। अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने इसकी फर्दर 3 टाइप से बताई दी है। अब अल्फा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो मैंने बताया था, जो कि 25 से 45% था, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई इसका क्या रोल है। तो बेटे ये जो है इसमें इतना कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लाजमी पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। तो ये आपको पता है कि कास्टिंग गोल्ड एलॉय में यूज़ होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये क्या कर सकता है, विस्टैंड कर सकता है 700 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट बिलो 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब 1000 से नीचे तक ये विस्टैंड करेगा। और इसको हीटेड कर सकते हैं सफिशेंटली हाई, 200 से 40 पे श्रिंक हो जाता है, फिर स्लाइड एक्सपेंशन आ जाती है। ये सब आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, इसमें कोई इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिलिका जाता है। तो बेटे सिलिका में क्या आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। उसमें क्या है, क्वार्ट्ज, टेडामाइट, क्रिस्टोबलाइट और फ्यूज क्वार्ट्ज, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, ये 4 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म सिलिका की, ठीक है। अब क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबलाइट जो है आर ऑफ डेंटल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इनकी डेंटल इंपॉर्टेंस है, ठीक है बेटे। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें क्या है कि जिप्सम जो है जब आप इसको हीट करते हैं तो ये श्रिंक हो जाता है, आपको पता है, आपने लैब में भी यूज़ किया है, ठीक है। तो जब इसमें अगर सिलिका होगा, ठीक है, सिलिका के कोई भी इलेक्ट्रॉप्स होगा, लाइक आपने कोई भी इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म अगर हो, लाइक आप इसमें आपने देखा था ये क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबलाइट थी जिप्सम बॉन्डेड में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा फिर, ये अगर ये कोई भी सिलिका की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म होगी तो फिर ये क्या करेगा, उस जिप्सम को श्रिंक होने नहीं देगा, उसको क्या करेगा, एक्सपेंड करके रखेगा और एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को कॉज करेगा, ठीक है। ये इस तरह से आपने पढ़ना है इसको। बाकी इसमें ठीक है। तो उसके बाद ये क्या है, और बेटे ये सारे मॉडिफायर है, आपने खुद पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने खुद रीड करनी है कि कलरिंग एजेंट डालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, लाइक कार्बन पाउडर, कार्बन अल्कली या ट्रांजिशन मेटल क्लोराइड, बोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड डालते हैं। और ये क्यों डालते हैं, रेगुलेट करने के लिए सेटिंग एक्सपेंशन एंड सेटिंग टाइम को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टीज आ जाए तो बेटे सेटिंग टाइम इसका क्या होता है, 9 to 18 मिनट होता है, ठीक है। इट कैन बी मैनिपुलेटेड टू द सेम वे ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट, ठीक है। जिस तरह से आप जिप्सम प्रोडक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सेम इसको भी इसी तरह से मैनिपुलेट करना है। नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन सिलिका जो है आपको पता है कि वो इंटरफेयर करता है
मर्शिंग या इंटरलॉकिंग में जो है इंटरफेयर करता है, वो क्या करता है जो है थ्रस्ट ऑफ द क्रिस्टल आउटवर्ड, ये सारी वही है सॉफ्ट वैक्स एंड थिन पैटर्न, इसको पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन क्या होती है, तो एक्सपेंशन जो होती है ना, अगर मैं ठीक है, तो एक्सपेंशन व्हेन कांटेक्ट विद हीटेड वाटर, जब हीटेड वाटर के साथ कांटेक्ट होता है तो एक्सपेंशन। तो टाइप 2 जो मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट इसका, ठीक है, आपको याद होगा, उसमें कितने होता है 1.2 से 2.2%, क्योंकि आपने देखा था कि टाइप 2 वाले में हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन हो रही थी, ठीक है। और किस तरह से हो रही थी, जब हम उसको हीट वाटर बाथ में वार्म वाटर बाथ में क्या कर रहे थे, इमर्स कर रहे थे, ठीक है। आपने देखा था ना टाइप 2 में हम ऐसे ही कर रहे थे, और क्यों कर रहे थे, ताकि हमें क्या अचीव हो जाए, हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन अचीव हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि कितने परसेंट होती है, ये BCQ में भी आया था कि कितने परसेंट होती है, 1.2% से 2.2%, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है सिलिका कंटेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना ज़्यादा सिलिका कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन होगी, डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है। और वाटर मिक्स ड्यूरिंग सेटिंग रिएक्शन, और जितना ज़्यादा आप वाटर मिक्स करेंगे ड्यूरिंग सेटिंग रिएक्शन उतनी ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन होगी, ये डायरेक्ट रिलेशन है। और इनडायरेक्टली इसके हैं साइज ऑफ सिलिका पार्टिकल, इनडायरेक्ट रिलेशन है किससे, सिलिका पार्टिकल, जितना बड़ा सिलिका पार्टिकल होगा उतनी कम हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन होगी, जितना कम सिलिका पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन होगी। तो इससे इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है, डायरेक्ट किससे, इनडायरेक्ट किस में, ठीक है। इनडायरेक्ट रिलेशन किससे है, डायरेक्ट रिलेशन किससे है। अगर वो BCQ पूछते हैं कि सिलिका कंटेंट ज़्यादा हो रहा है तो हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन ज़्यादा होगी या नहीं, तो आपने ज़्यादा बतानी है। वाटर मिक्स कर रहे हैं तो ज़्यादा होगी, सिलिका पार्टिकल बड़ा है तो सेटिंग कम होगी, ठीक है। इस तरह से पूछ सकते हैं। बाकी किस में होती है, टाइप 2 में होती है, ऑलरेडी बता दी कितने परसेंट होती है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन हमने देखी थी कि टाइप 3 में हो रही थी, ठीक है। अच्छा, तो बेटे थर्मल एक्सपेंशन आपने ये कि ये थर्मल एक्सपेंशन जो सिलिका है ना, वो तब इंक्रीज होती है जब काउंटर बैलेंस आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जिप्सम में, ठीक है। जब काउंटर बैलेंस आ जाता है तब थर्मल एक्सपेंशन सिलिका बढ़ जाती है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन जो होती है जिप्सम की वो बैलेंस होती है, कॉर्स कंटेंट इज इंक्रीज 75%, ठीक है, जब हम उसको 75% बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो बता रही हूँ, ये डिपेंड्स करता है पार्टिकल साइज ऑफ कॉर्ड पे, क्या पार्टिकल साइज है, टाइप ऑफ जिप्सम बाइंडर क्या है, अल्फा है, बीटा है, रिजेंटल वाटर पाउडर रेशियो क्या लिया था, एलोट्रॉप्स ऑफ कॉर्ड्स क्रिस्टोबलाइट लिया था, कॉर्ड्स लिया था, क्रिस्टोबलाइट ज़्यादा लिया था, ठीक है, कॉर्ड्स के मुकाबले में। तो फिर ये इस तरह से ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। टाइप 2 में कितने परसेंट होता है ये देख लें, ठीक है, याद ना रहे तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। प्रॉपर्टीज़ देख लें, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, तो बेटे ये सारी प्रॉपर्टीज़ है जो आप खुद भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, जबकि इतना मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोर्स अभी रहता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेना है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो है क्या होती है, इफेक्ट ऑफ केमिकल मॉडिफायर आपको बताया हुआ है कि जब हम सिलिका कंटेंट ज़्यादा करते हैं तो जो स्ट्रेंथ होती है, अच्छा ये बात याद रखिएगा, सिलिका कंटेंट जब हम ज़्यादा करते हैं ना तो जो स्ट्रेंथ होती है ना इन्वेस्टमेंट की वो कम हो जाती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। तो फिर हम स्मॉल अमाउंट में जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम क्लोराइड, बोरिक एसिड डालते हैं ना, केमिकल जो डालते हैं, तो ये एलिमिनेट कर देती है जो नीड होती है ना एडिंग सिलिका। हम सिलिका क्यों डालते हैं, ताकि एक्सपेंशन हाई हो सके, एक्सपेंशन इंक्रीज हो सके, ठीक है। मतलब एक्सपेंशन को कॉज करने के लिए हम सिलिका डालते हैं, यही करते हैं ना। तो अगर हमने बहुत ज़्यादा सिलिका डाल दिया तो उससे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो फिर ये तो नुकसान है। तो फिर हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम क्लोराइड या बोरिक एसिड डाल देते हैं। इस तरह से एलिमिनेट हो जाती है जो नीड है ना सिलिका डालने के लिए, कॉज एक्सपेंशन करवाने के लिए, वो एलिमिनेट हो जाती है, और ये हमारे पास ये केमिकल्स परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती सिलिका को, ठीक है। तो इस तरह से हम ये इसको ओवरकम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अच्छा, स्ट्रेंथ देखें, एडुकेट टू प्रिवेंट क्रैकिंग, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ एडुकेट होती है, प्रिवेंट करती है क्रैकिंग को, बल्क फ्रैक्चर को या चिपिंग ऑफ द मोल्ड को, कि भाई मोल्ड चिप हो रहा है, ठीक है, या बल्क फ्रैक्शन आ रहा है, और ये अफेक्टेड होता है बाय वाटर पाउडर रेशो, ठीक है। सेम जिस तरह से आपने जिप्सम प्रोडक्ट में, जिस तरह से वो चैप्टर मैंने पढ़ाए थे ना, उसमें मैंने वाटर पाउडर रेशो बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो सेम जाहिर सी बात है यहाँ पे बाइंडर एज अ बाइंडर जिप्सम यूज़ हो रहा है, तो सेम ये भी इफेक्ट होता है वाटर पाउडर रेशो से, ठीक है। और ये डिक्रीज आफ्टर हीटिंग 700, ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है जब आप इसको हीट करते हैं 7 डिग्री सेल्सियस, माइक्रो क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको बताया था कि गोल्ड एलॉय कास्टिंग में यूज़ होता है, और ये विथस्टैंड कर सकता है 700 डिग्री सेल्सियस तक। तो अगर आप इसको जो है क्या करेंगे,
हीट करेंगे 700 सेल्सियस, तो क्या होगा, ये इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी और माइक्रो क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फाइनेस देख ले तो फाइन सिलिका रिजल्ट इन हायर हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। फाइन सिलिका जो है उसके नतीजे में क्या होता है कि आप क्या देखते हैं, ठीक है। तो जो ये क्या करता है, फाइन डिटेल एक्यूरेटली करता है और मिनिमल सरफेस रफनेस देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं फॉस्फेट बाउंड इन्वेस्टमेंट, जो कि सेकंड टाइप है, ठीक है। बेस ऑन बाइंडर मटेरियल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मटेरियल की सेकंड टाइप है फॉस्फेट बाउंडेड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब कि फॉस्फेट एज अ बाइंडर यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। वैसे ये मैंने बताया था कि ये किस में यूज़ होता है, ठीक है। इंक्रीज यूज़ ऑफ मेटल सिरेमिक्स में यूज़ होता है और हॉट प्रेस सिरेमिक प्रोस्थेसिस में यूज़ होता है। बेस मेटल एलॉय रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट विच कैन बेयर हायर टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था कि फॉस्फेट बॉन्डेड जो है ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर मतलब इससे पहले बताई हुई है कि बेटे फॉस्फेट बाउंडेड मटेरियल मेटल सिरेमिक्स एलॉय में यूज़ होते हैं, ठीक है। हॉट प्रेस सिरेमिक्स प्रोस्थेसिस में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट फॉस्फेट बॉन्डेड। जबकि बेस मेटल एलॉय अगर आप यूज़ कर उसके लिए अगर आप फॉस्फेट बॉन्डेड को यूज़ करेंगे तो बेटे उस फॉस्फेट बॉन्डेड का अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, बेस मेटल एलॉय के लिए। वो कौन सा था, थर्ड टाइप। कौन सी थी, जल्दी से बताएं कमेंट करके। इथाइल सिलिकेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट जो है वो हम यूज़ कर रहे थे बेस मेटल एलॉय, जो कि किसका अल्टरनेटिव है, फॉस्फेट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। तो वो यही कह रहे हैं, वो क्यों हम एज अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वो विथस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर देन फॉस्फेट बॉन्डेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, वही सेम चीज़ लिखी हुई है, आप खुद भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। फॉस्फेट बॉन्डेड सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट कैन बी यूज इन सच कंडीशन में, मतलब इन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं कि जब हम बेस मेटल एलॉय को यूज़ करेंगे जिसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो हम सिलिकेट बॉन्डेड यूज़ करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, जो कि एज अल्टरनेटिव होगा फॉस्फेट बॉन्डेड की। ये MCQ BCQ भी आ चुके हैं। अच्छा बेटे, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी बताई हुई है। कॉम्पोजिशन देख लें, ठीक है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इसकी कॉम्पोजिशन देख लें, रिफ्रैक्टिव फिलर सिलिका, ठीक है, 80% बाय वेट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलोइड कार्ड्स, और यह मिक्सचर इन दोनों का, ठीक है। अब पार्टिकल साइज वेरी फ्रॉम सब माइक्रो लेवल टू द फाइन सैंड, ठीक है। बाइंडर कौन सा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक और फॉस्फेट एसिड के तौर पे, ठीक है, ये बात याद रखना है। और ओरिजिनली फॉस्फोरिक एसिड वो यूज़ होता है, ठीक है, मोनो अम्यूनियम फॉस्फेट हैज़ रिप्लेस, ठीक है। ये सारी जो हाईलाइट चीज़ें हैं इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। अदर कार्बन भी यूज़ होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्लीन कास्टिंग, फैसिलिटेट करते हैं डाइवर्टिंग ऑफ द कास्टिंग, तो ये सब पढ़ लें, ठीक है। अप्रोप्रिएट व्हेन द कास्टिंग alloy is gold, ठीक है। और अदर पैलेडियम रिएक्ट विद कार्बन एंड टेम्परेचर अबव, ये सारी चीज़ें खुद ही रीड कर सकते हैं आप। कोलाइडर सिलिका जो है सस्पेंशन इन प्लेस ऑफ वाटर, ठीक है। और बाकी ये जो है न्यू गोल्ड कास्टिंग, ये आप खुद ये सारी चीज़ें वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। सेटिंग रिएक्शन देख ले, अमोनियम डाई एसिड फॉस्फेट जो है वो रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड से, ठीक है। और इस तरह से वो क्या देगा, स्ट्रेंथ, ग्रीन स्ट्रेंथ और रूम टेम्परेचर स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। अमोनियम डाइऑक्साइड फॉस्फेट इज यूज इन ग्रेटर अमाउंट, ठीक है, इसको हम ग्रेटर अमाउंट में यूज़ करते हैं। एडिशनल अमाउंट कैन रिएक्ट विद सिलिका, अब जो एडिशनल अमाउंट जो होगी ना अमोनिया, इसको रिएक्ट करेगा सिलिका से एलिवेटेड टेम्परेचर पे, ठीक है। इस तरह से जो है क्या फॉर्म होंगे, सिलिकोफॉस्फेट फॉर्म होंगे जो कि इंक्रीज कर देंगे स्ट्रेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब आपको समझ आ गई कि भाई हम अमोनियम डाइऑक्साइड डाई एसिड फॉस्फेट को ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट में डालते हैं, क्यों, ताकि वो सिलिका के साथ रिएक्ट करे और सिलिकोफॉस्फेट बने और इससे हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेंथ क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाएगी। रिएक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी देख लें। स्ट्रेंथ एंड थर्मल एक्सपेंशन वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बताई हुई है। इसमें क्या होगा, स्लाइड एक्सपेंशन होगी, ठीक है, कंपेयर टू जिप्सम बाउंडेड जो इससे पहले आपने पढ़ाया था, ठीक है। क्यों इसमें स्लाइड एक्सपेंशन होगी, अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, कोलाइडल सिलिका सोल्यूशन को यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ वाटर, मतलब पानी की जगह, वाटर की जगह हम कोलाइडल सिलिका सोल्यूशन को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ऊपर भी ये बात बताइए और ये इंपॉर्टेंट बात है, इसी वजह से हाईलाइट है, इसको याद रख लीजिएगा। और बाकी ये वही है कि जिप्सम इन्वेस्टमेंट में जो श्रिंकेज थी वो कॉज हुई थी ट्रांसमिट कैल्शियम सल्फेट जो है वो हेक्सागोनल से रोम्बिक फॉर्म में जा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से श्रिंकेज हो रही थी। यहाँ पे थर्मल श्रिंकेज कॉम्पोजिशन बाइंडर जो है एवोल्यूशन ऑफ अमोनिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये देख ले होती। वर्किंग एंड सेटिंग टाइम जो है वो किस तरह से वो अफेक्ट हो सकते हैं टेम्परेचर के ज़रिए, ठीक है। वर्किंग और सेटिंग टाइम वार्मिंग द अगर वार्मर होगा मिक्सचर ना तो फास्टर होगा, फास्टर सेट, ठीक है, बहुत तेज़ी से वो सेट हो जाएगा, ठीक है। सेटिंग रिएक्शन इटसेल्फ गिव ऑफ हीट, सेटिंग रिएक्शन खुद भी जो है ना, जब आप वो सेटिंग रिएक्शन हो रहा होता है ना तो वो खुद भी हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है,
ठीक है, तो फर्दर एक्सेलरेट होगा रेट ऑफ सेटिंग। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि वर्किंग और सेटिंग टाइम अफेक्ट हो सकते हैं टेम्परेचर के ज़रिए। अगर मिक्सचर वार्म होगा तो जो मटेरियल होगा वो फास्टली सेट होगा, और बाकी जो मटेरियल में जो सेटिंग रिएक्शन हो रहा होता है ना, वो खुद भी हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो इससे मजीद सेटिंग रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाएगा और मजीद फास्टली सेट हो जाएगा, और इस तरह से इंक्रीज मिक्सिंग टाइम और मिक्सिंग एफिशिएंसी इससे भी इफेक्ट होता है। अगर आप इंक्रीज़ कर देते हैं मिक्सिंग टाइम, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा देर तक मिक्स कर रहे होते हैं, या मिक्स बहुत तेज़ी से कर रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से आप स्पैचुला को घुमा रहे होते हैं, हाथ चला रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर वो बहुत तेज़ी से सेट होता है। ये मैंने जिप्सम प्रोडक्ट में भी बताया था कि भाई जब मैं उसको मिक्स कर रही थी तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ बातों में लगी, मैं बहुत ज़्यादा उसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेट हो गया और मुझे दोबारा से काम करना पड़ा। ठीक है, तो मिक्सिंग टाइम ज़्यादा या मिक्सिंग एफिशिएंसी ज़्यादा करने से भी वो बहुत तेज़ी से मटेरियल सेट हो सकता है। ठीक है, और उसकी स्मूथनेस और एक्यूरेसी भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, मैकेनिकल मिक्सिंग अंडर वैक्यूम इज़ प्रेफर, और मैकेनिकल मिक्सिंग जो है ना वो अंडर वैक्यूम प्रेफर की जाती है ताकि उसमें कोई पोरोसिटी ना आए। और लिक्विड पाउडर रेशो इंक्रीज वो क्या इफेक्ट करता है वर्किंग और सेटिंग टाइम, ये सारी चीज़ें अगर आपने जिप्सम प्रोडक्ट को बढ़ा हुआ है, सारी प्रॉपर्टीज़ जो स्टार्ट से चैप्टर पढ़ाया गया अपने वो बड़े हैं, तो ये आपके लिए हलवा है। ठीक है, अब मैं आपको सारी चीज़ें तो स्टार्ट से नहीं बता सकती ना, ठीक है, आपको मेरा गला भी ख़राब हो रहा है और मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। ठीक है, तो इंक्रीज इन द लिक्विड पाउडर रेशो इंक्रीज द वर्किंग टाइम। लिक्विड पाउडर रेशो अगर आप ये ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि वर्किंग टाइम जो है ना, वर्किंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, खुद सोचें, लिक्विड पाउडर रेशो ज़्यादा करने का मकसद क्या है, जल्दी से बताएं वो क्या है। इसका मतलब है कि लिक्विड ज़्यादा पाउडर कम। अब जब लिक्विड मीन वाटर ज़्यादा होगा तो वर्किंग टाइम तो ज़्यादा ही होगा ना, एक सेंस की बात होती है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने BCQs में भी दिमाग चलाना है और जब वाइवा में सवाल हो तब भी दिमाग चलाना है। सरफेस क्वालिटी ऑफ कास्ट मटेरियल ये खुद पढ़ ले, इसमें कोई इसमें यही है कि भाई जो डिटेल रिप्रोडक्शन और सरफेस स्मूथनेस थी ना वो इन्फीरियर टू जिप्सम बाउंडेड है, इंक्रीज द रेशो ऑफ स्पेशल, ये सारी चीज़ें खुद पढ़ ले। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इथाइल सिलिकेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट। तो बेटे इसमें क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो है इसका जो यूज़ है ना वो अभी डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि मोर कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। और इसकी तो वैसे सारी कहानी ऑलरेडी 2-3 दफ़ा बताई चुकी हूँ कि ये एज अल्टरनेटिव यूज़ होता है फॉस्फेट बाउंडेड इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम बेस मेटल एलॉय यूज़ करते हैं तो उसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो हम एज अल्टरनेटिव इथाइल सिलिकेट यूज़ कर सकते हैं किसकी जगह, फॉस्फेट बाउंडेड की जगह। ठीक है, अब इसका यूज़ डिक्लाइन हो गया है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसकी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। ठीक है, बट स्टिल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई फ्यूजिंग बेस मेटल एलॉय, पार्शियल डेंचर एलॉय। ठीक है, लेकिन स्टिल ये यूज़ होता है किसके लिए, हाई फ्यूजिंग जो बेस मेटल एलॉय होते हैं, पार्शियल डेंचर एलॉय, उनके लिए। ठीक है, हेयर द बाइंडर, इसका बाइंडर जो है वो सिलिका जेल है। ठीक है, और इसको जो है 2 मेथड से बनाया जा सकता है। ठीक है, सोडियम सिलिकेट से भी, इथाइल सिलिकेट से भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब जो है अब इसकी टाइप्स हो गई, जाहिर सी बात है इसको 2 मटेरियल से, इसमें बाइंडर सिलिका जेल है तो इसको 2 उससे तैयार किया सकता है, सोडियम सिलिकेट और इथाइल सिलिकेट। तो अब इसकी बेस पे इसकी 2 टाइप्स हो गई। अब सोडियम सिलिकेट का क्या रोल है, इथाइल सिलिकेट का क्या रोल है, ठीक है, इसको पढ़ें। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे बाइंडर बताया, सिलिका जेल याद रखना है, ये BCQs में आता है। बाकी ये मैंने बता दिया कि इसका अभी डिक्लाइन, लेकिन इसके लिए ये यूज़ होता है, ऑलरेडी से बताया हुआ है। इसकी मतलब इस जो है ना इथाइल सिलिकेट, इसको ना बनाया जा सकता है 2 मेथड से, एक सोडियम सिलिकेट है और एक इथाइल सिलिकेट। इथाइल सिलिकेट तो नाम से ही है। ठीक है, दूसरा मेथड है सोडियम सिलिकेट। अब इन 2 मतलब अब इसकी 2 टाइप्स हो गई इसकी बेस पे ना, कि या तो सोडियम सिलिकेट हो या इथाइल सिलिकेट हो, दोनों सिलिकेट ही है, एक सोडियम है एक इथाइल है। तो इसकी 2 टाइप्स है, अब इसको 2 उसमें पढ़ेंगे। अब इसकी जो टाइप्स है वो सोडियम सिलिकेट है, इथाइल सिलिकेट है, 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंट्रो दे रही हूँ। सोडियम सिलिकेट जो है ना ये pH लोअर्ड होता है, किस तरह से, बाय द एडिशन ऑफ एन एसिड और एसिड सॉल्ट। ठीक है, इसकी pH लो हो जाती है अगर हम इसमें एसिड या एसिड सॉल्ट डाल दें, और बॉन्डिंग जो है वो सिलिका एसिड जेल फॉर्म होती है। ठीक है, एक्सीलेटर इसमें क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, याद रखना। इथाइल सिलिकेट हाइड्रोलाइज हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ, इथाइल सिलिकेट का पढ़ो तो ये हाइड्रोलाइज हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इथाइल अल्कोहल वाटर। ठीक है, ये सब याद रखना है। और सोल इज देन मिक्स विद क्वार्ट्ज, उसका जब सोल्यूशन बनता है ना फिर इसको क्वार्ट्ज या क्रिस्टल ब्लाइट के साथ हम मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना उसको हम एडिट करते हैं ताकि मिक्सचर जो है वो अल्कलाइन
हो जाए, ठीक है। उसके बाद कोहेरेंट जेल पॉलीसिलिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है, उसके बाद जो है वो कम्युनेट बाय सेटिंग रिएक्शन और सेटिंग श्रिंकेज करवा देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे तो जैसे इंट्रो दिया है, अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इथाइल सिलिकेट का और सोडियम सिलिकेट का, ठीक है। सो बेटे ये इतनी डिटेल तो वैसे याद इसमें जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना वो मेन चीज़ें थी। अब इसमें क्या है कि भाई जब सॉफ्ट जेल जो होता है वो ड्राई हो जाता है टेम्परेचर बिलो 168 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्या करता है अल्कोहल और वाटर को लूज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कंसनट्रेटेड और हार्ड जेल होता है, बन जाता है, ठीक है। ग्रीन श्रिंकेज विच इज़ एडिटिव टू सेटिंग श्रिंकेज, ठीक है, ठीक है। और इस तरह से जो है वो लॉन्गर टाइम होता है हाइड्रोलाइज करने के लिए। जिलेशन अमाइन कैन बी एडिट करते हैं कि फास्ट हो जाए रिएक्शन, तो ये पता होना चाहिए कि जिलेशन अमाइन को ऐड किया जाता है। अच्छा, ये जो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, ये मोल्ड इनलार्जमेंट के लिए शुड कंपनसेट, मतलब अगर आप जो है इसको, अच्छा ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इसमें क्या होता है कि ये मोल्ड इन्वायरमेंट जो मोल्ड एनलार्जमेंट है वो तो कंपनसेट हो जाती है, लेकिन इसमें कास्टिंग श्रिंकेज और ये नहीं हो पाती। ग्रीन श्रिंकेज और सेडिशन ये सब बता दिया ऑलरेडी। मैनिपुलेशन आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें बाकी इसमें बेटे यही है, ठीक है, कि पाउडर को ऐड किया जाता है हाइड्रोलाइज्ड इथाइल सिलिकेट लिक्विड में और फिर उसको मिक्स किया जाता है क्विकली और वाइब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसको जो है स्पेशल ट्रे में डाल दिया जाता है वाइब्रेटर में, ठीक है। टैंपिंग एक्शन किया जाता है ताकि जो है वो वाइड जो है वो सरफेस पे आ सके। इस तरह से सारा हेवियर पार्टिकल जो है सेटल हो जाता है क्विकली, जबकि जो एक्सेस लिक्विड होता है फाइन पार्टिकल होते हैं वो टॉप पर आ जाते हैं, ठीक है। 30 मिनट में एक्सीलेटर जो होता है पाउडर में वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है और सेटल पार्ट और एक्सेस जो है टॉप में वो पोर ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से लिक्विड पाउडर रेशियो जो है सेटल पार्ट ग्रेटली रिड्यूस हो जाते हैं और श्रिंकेज जो है वो क्या हो जाती है, सेटिंग रिएक्शन इज रिड्यूस हो जाती है 0.1%, ठीक है। जो लिक्विड पाउडर रेशो है ना, जाहिर सी बात है जब वो सेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो जो ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगा लिक्विड पाउडर रेशो, और जिससे सेटिंग रिएक्शन जो है वो 0.1% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ मैं। द रिमेनिंग कास्ट जो है वो अमाउंट फ्रेजाइल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ बाइंडर जो है वो लो हो जाएगा और एसेंशियली कंपोज ऑफ सिलिका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बता रही हूँ। वेरियस इन्वेस्टमेंट मटीरियल है, ठीक है, ये सब आप देख रहे होंगे। और बस यहाँ पे हमारा ये एंड हो गया, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल वाला चैप्टर पसंद आया होगा, ठीक है। और अब जो है इसका जो कास्टिंग है ना, अभी आपने इन्वेस्टमेंट एंड मटेरियल पढ़ लिए, ठीक है, उसकी टाइप्स पढ़ लिए। जो कास्टिंग है ना उसमें जस्ट मैं आपको स्टेप बताऊंगी कास्टिंग के, उसका प्रोसीजर बताऊंगी बस। बाकी ये दोनों चैप्टर आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया, ये मैं पढ़ा दूंगी, बस ये एंड हो गया, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें मैंने BCQs EMQ वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बताती जाती हूँ ना, वो इस वजह से बताती जाती हूँ ताकि आप लोग एक्टिव रहें कि भाई ये चीज़ें इन फ्यूचर हमसे पूछी भी जानी है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि वो सोते रहते हैं, लेक्चर के दौरान सोते रहते हैं, लेकिन जब उनको मैं बताती हूँ कि BCQ EMQ में आता है, वाइवा पूछ सकते हैं, फिर वो जाग जाते हैं, ठीक है। तो बतानी पड़ती है सारी चीज़ें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। और हमारा जो DM सेशन है, अगर आपने उसमें इनरोल होना है तो इस वीडियो के हर DM वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल है, उसमें जाके कांटेक्ट करें, ठीक है। अपने आप को इनरोल करवाएं। मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।